ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्म स्पेस। फंक्शनल एनालिसिस बाय एरवन क्रिस्जिक की बुक में ये चैप्टर नंबर 2 है। तो नॉर्म स्पेस क्या है? नॉर्म स्पेस को डिफाइन करने से पहले आपको वेक्टर स्पेस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो हम लीनियर अलजेब्रा का जब हमने कोर्स पढ़ा है तो हमने वेक्टर स्पेस को डिटेल में डिस्कस किया है। हमने देखा कि एक ऐसा सेट जो अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप हो और चंद एक और एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता हो, उसको वेक्टर स्पेस कहा जाता है। अच्छा, वेक्टर स्पेस में क्या एक और जरूरी बात यह है कि जो सेट है वी, उस पर दो ऑपरेशन डिफाइन होते हैं। एक तो एडिशन और एक और ऑपरेशन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के। आप कोई भी फील्ड का कोई भी एलिमेंट लें स्केलर, और इस सेट वी का कोई सा भी एक एलिमेंट लें, उन दोनों को मिलाएं तो आंसर दोबारा से सेट वी में होना चाहिए। तो इस तरह से इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइंड है और एडिशन भी डिफाइंड है। उसके साथ साथ अब हम इस पर डिस्टेंस डिफाइन करना चाह रहे हैं, जिसको हम नॉर्म कहेंगे। अ नॉर्म ऑन अ रियल और कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस एक्स इज अ फंक्शन। कोई भी वेक्टर स्पेस लें, उसको हम एक्स से डिनोट करें, तो उस पर हम फंक्शन इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि ये एक फंक्शन है जो सेट एक्स से सेट ऑफ रियल नंबर्स की तरफ है, बल्कि यूं कहें कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स की तरफ है। जैसे मीट्रिक हमने डिफाइन किया था, मीट्रिक भी मीट्रिक एक्स क्रॉस एक्स से सेट ऑफ पॉजिटिव नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स की तरफ एक फंक्शन था। जबकि नॉर्म एक ऐसा फंक्शन है जो सेट एक्स से सेट ऑफ रियल नंबर्स की तरफ फंक्शन है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई सा भी वेक्टर स्पेस का एक एलिमेंट लेंगे और उसको डिस्टेंस असाइन कर देंगे, एक रियल नंबर असाइन करेंगे, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ओके, नो नॉट और पॉजिटिव, ये जीरो भी हो सकता है। ओके, तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करे? फर्स्ट कंडीशन ये है कि एक्स नॉर्म शुड ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। जब भी कोई भी वेक्टर स्पेस के एक एलिमेंट लें तो उसका इमेज जीरो या जीरो से ज्यादा होना चाहिए। जीरो कब हो? जब वो एलिमेंट खुद जीरो हो। और थर्ड ये है कि अगर हम क्योंकि वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं तो अल्टीमेटली वेक्टर स्पेस में स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट भी शामिल है। तो उस तरह के एलिमेंट्स के लिए क्या है कि अल्फा एक्स नॉर्म शुड बी इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा एंड नॉर्म ऑफ एक्स। ये मॉड ऑफ अल्फा ये पॉजिटिव की सेंस में है, क्योंकि अल्फा हमने कोई सा भी एक स्केलर ले रखा है। अल्फा रियल भी हो सकता है और अल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। तो यहाँ इसके साथ नॉर्म नहीं लिखा बल्कि मॉड लिखा है, जस्ट जैसे ही हम रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लेते हैं। और फोर्थ एक्सियम ये है कि x प्लस वाई नॉर्म शुड बी लेस देन और इक्वल टू x नॉर्म प्लस y नॉर्म, where x and y are any members of the x and alpha is any scale। अगर ये चार एक्सियम सेटिस्फाई हो तो ऐसे फंक्शन को नॉर्म कहा जाता है। और ये चूंकि एक फंक्शन है तो ये एक कंटीन्यूअस फंक्शन भी है। आप देख सकते हैं, जैसे हमने कंटिन्यूटी की बात की थी चैप्टर नंबर 1 में कि कब एक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, अगर उसके ओपन सेट के इनवर्स इमेजेस भी ओपन सेट्स हों तो उस सूरत में वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो ये नॉर्म फंक्शन भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। अच्छा, अब इसका मीट्रिक के साथ क्या रिलेशन है? अ नॉर्म ऑन एक्स डिफाइंस अ मीट्रिक डी ऑन एक्स विच इज गिवन बाय डी ऑफ एक्स वाई इक्वल एक्स माइनस वाई नॉर्म। कि हमने एक वेक्टर स्पेस ले रखी है, वेक्टर स्पेस पर हमने एक नॉर्म डिफाइन किया है। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी वेक्टर स्पेस पर नॉर्म मौजूद हो तो वो वेक्टर स्पेस एक मीट्रिक स्पेस भी बन सकती है। और अगर वो मीट्रिक स्पेस बनती है तो वहां पर हमें मीट्रिक भी मालूम होना चाहिए। तो अगर डी हम इस तरह से डिफाइन करें कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, तो ये जो डी है ये एक मीट्रिक बनेगा। ये मीट्रिक की चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हम ये फर्स्ट में ये कह चुके हैं कि नॉर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो ये हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होगा। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो जब आप एक्स माइनस वाई नॉर्म को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो इस सेकंड एक्सियम के अकॉर्डिंग एक्स माइनस वाई शुड बी जीरो, और अगर एक्स माइनस वाई जीरो है तो एक्स इक्वल वाई। तो ये इफ एंड ओनली इफ के साथ होगा। और इस तरह इसके बाकी एक्सियम्स भी सेटिस्फाई करवाए जा सकते हैं। तो ये जो मीट्रिक हमें नॉर्म की मदद से मिल रहा है, इस मीट्रिक को कहते हैं कि दैट इज अ मीट्रिक इंड्यूस्ड बाय द नॉर्म, यानी नॉर्म की मदद से मिलने वाला मीट्रिक। यानी हम अब ये कह सकते हैं कि हर नॉर्म स्पेस जो है वो एक मीट्रिक स्पेस भी है। सो अ वेक्टर स्पेस विद द नॉर्म इज कॉल्ड अ नॉर्म स्पेस, और हर नॉर्म स्पेस जो है वो मीट्रिक स्पेस होगी, क्योंकि एक नॉर्म की मदद से हम मीट्रिक डिफाइन कर सकते हैं।
उसके बाद है बनाक स्पेस। क्योंकि अब हम नॉर्म स्पेस की बात कर रहे हैं तो नॉर्म स्पेस एक मीट्रिक स्पेस भी है। तो बीइंग अ मीट्रिक स्पेस अगर वो कंप्लीट भी हो तो हम उस नॉर्म स्पेस को बनाक स्पेस कहते हैं, ये एक मैथमेटिशियन के नाम से। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आर पावर एन, सी पावर एन। इसमें आर पावर एन को यूक्लिडियन स्पेस और सी पावर एन को यूनिटरी स्पेस का नाम दिया जाता है, जैसा कि चैप्टर नंबर 1 में हम देख चुके हैं कि ये मीट्रिक स्पेसेस हैं। अब देखते हैं कि क्या ये नॉर्म स्पेसेस हैं और इन पर जो पहले हमने मीट्रिक डिफाइन किया है क्या वो किसी नॉर्म से अखज किया जा सकता है। So the Euclidean spaces R power n and the unitary spaces C power n are norm spaces with the norm defined by, हम इसका कोई सा भी एक एलिमेंट लें तो उसका नॉर्म हम इस तरह से डिफाइन करते हैं x नॉर्म। x जबकि इस तरह के एक एलिमेंट है xi1, xi2 एंड अप टू सो ऑन xin। आमतौर पर सेट R पावर n या C पावर n के एलिमेंट्स को x1, x2, x3 अप टू xn लिखा जाता है। तो इस बुक में चूंकि स्टैंडर्ड नोटेशन में एक्साई या ईटा की फॉर्म यूज की जा रही है तो मैंने भी वही फॉलो की। ओके, तो एक्स नॉर्म इस तरह से डिफाइन किया है कि एक्साई वन नॉर्म, एक्साई वन मॉड स्क्वायर प्लस एक्साई टू मॉड स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन एक्साई एन मॉड स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। तो ये जो एक नंबर मिलता है ये नॉर्म की तमाम कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये बेसिकली एक फंक्शन बन चुका है। हमने वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को एक रियल नंबर असाइन कर दिया और ऐसा रियल नंबर जो 0 या 0 से ज्यादा है। तो इस फंक्शन के तहत ये जो स्पेसेस हैं आर पावर एन और सी पावर एन ये नॉर्म स्पेसेस हैं। ओके, तो अगर ये नॉर्म स्पेसेस हैं तो अल्टीमेटली ये मीट्रिक स्पेसेस भी होंगी। तो यहाँ से जो नॉर्म से हम मीट्रिक इंड्यूस करेंगे तो वो ये होगा डी ऑफ एक्स वाई इक्वल नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, और ये इक्वल होगा मॉड ऑफ एक्साई वन माइनस ईटा वन मॉड स्क्वायर प्लस एक्साई टू माइनस ईटा टू मॉड स्क्वायर प्लस अप टू एक्साई एन माइनस ईटा एन मॉड स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। यहाँ x तो ये है और अगर y की बात की जाए तो y ईटा की फॉर्म है, ईटा वन ईटा टू एंड अप टू सो ऑन ईटा। ओके, तो हमने देखा कि आर पावर एन और सी पावर एन नॉर्म स्पेसेस के साथ साथ मीट्रिक स्पेसेस भी, और ये वही मीट्रिक है जो हम पीछे पढ़ रहे हैं, यूक्लिडियन मीट्रिक या स्टैंडर्ड मीट्रिक जिसको कहा जाता है। अच्छा, अगर ये डिस्कस किया जाए कि क्या ये बनॉक स्पेसेस भी हैं या नहीं है, तो चूंकि बीइंग नॉर्म बीइंग मीट्रिक स्पेसेस ये कंप्लीट मीट्रिक स्पेसेस हैं आर पावर एन और सी पावर एन, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये बनाक स्पेसेस भी है। पूछ रहे हैं जी एवरी नॉर्म स्पेस इज मीट्रिक बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, इसकी एग्जांपल को लेक्चर के एंड में बता दें या। ओके, मैं इसी लेक्चर में हमने ये एक एग्जांपल ले रखी है कि एक हर नॉर्म स्पेस जो है वो मीट्रिक स्पेस तो है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर मीट्रिक किसी न किसी नॉर्म से इंड्यूस किया जाए। जैसे अभी यहाँ पर आपने देखा कि ये जो यूक्लिडियन मीट्रिक है ये इस यूक्लिडियन नॉर्म से इंड्यूस किया गया है, लेकिन आगे चलकर हम एक एग्जांपल देखेंगे जरूरी नहीं होता कि हर मीट्रिक किसी ना किसी नॉर्म से इंड्यूस किया गया हो। ओके ओके, अब नेक्स्ट है एल पावर पी स्पेस। अब इनके साथ साथ आपको फंक्शनल समझते हुए अक्सर औकात प्रॉब्लम ये आता है, जो मुझे भी रहा, कि स्पेसेस एग्जैक्ट पता नहीं रहती कि इस स्पेस में मीट्रिक किस तरह से डिफाइंड है और ये स्पेस के एलिमेंट्स किस तरह के हैं। तो एल पावर पी स्पेस जो है इसके एलिमेंट्स सीक्वेंसेस हैं, ऐसी सीक्वेंसेस हैं जिनकी पीथ पावर की मॉड सीरीज कन्वर्ज करती है। यानी अगर हम एक सीक्वेंस लें x जो कि xi1 xi2 xi3 अप टू सो ऑन, ये वाला एक सीक्वेंस हो, तो ये सीक्वेंस l पावर p का मेंबर उस सूरत में होगी जब xi1 मॉड स्क्वायर प्लस xi2 मॉड स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, ये जो सीरीज बन रही है अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो हम ये कहेंगे कि ये वाला जो सीक्वेंस x है बेसिकली x सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस एल पी का मेंबर है। और ये पी क्या है, पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन एंड लेस देन इंफिनिटी, कोई भी एक रियल नंबर है, वन या वन से बड़ा नंबर। अच्छा, अब इस पर हमने पीछे ये देखा कि ये वाकई एक मीट्रिक स्पेस है। अच्छा, क्या ये नॉर्म स्पेस है? हम नॉर्म इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एक्स नॉर्म इक्वल समेशन जे फ्रॉम वन टू एन एक्साई जे मॉड पावर पी एंड होल पावर वन ओवर पी। यानी अगर हम इसे यूं लिखें तो कोई हद नहीं होगा, आई थिंक यहाँ इंफिनिटी होना चाहिए।
ये मिस्टेक है, मुझे वेरीफाई करने दीजिए। यस, यहाँ इंफिनिटी है। ओके, तो ये इंफिनिटी कैसे है कि एक्साई 1 मॉड पावर पी प्लस एक्साई 2 मॉड पावर पी प्लस एक्साई 3 मॉड पावर पी एंड अप टू सो ऑन, इन तमाम को ऐड करने के बाद और उसकी पावर 1/p ले ली जाए, तो ये जो फंक्शन हमने डिफाइन कर रखा है, तो ये नॉर्म की तमाम कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि मॉड ले चुके हैं इसलिए आंसर 0 या 0 से बड़ा ही मिलने वाला है, और बाकी एक्सिम्स भी वेरीफाई करवाए जा सकते हैं। अच्छा, ये नॉर्म स्पेस तो है। अब चूंकि हर नॉर्म स्पेस एक मीट्रिक स्पेस है, इसका मतलब यह कि इस नॉर्म से एक मीट्रिक इंड्यूस किया जा सकता है। तो वो मीट्रिक किस तरह से होगा, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। और जब एक्स माइनस वाई नॉर्म की बात करेंगे तो एक्स आई जे माइनस ईटा जे, वेयर एक्स इज एक्स आई जे, ये एक सीक्वेंस है, और दूसरा वाई भी एक सीक्वेंस है जिसके एलिमेंट्स हैं ईटा जे, और जे की वेरिएशन 1 से इंफिनिटी तक है। तो ये जो मीट्रिक है हम पीछे प्रूफ कर चुके हैं कि ये वाकई एक मीट्रिक है, और अगर ये मीट्रिक है तो हम कहेंगे कि दैट इज द मीट्रिक इंड्यूस्ड बाय दिस नॉर्म। मैं इस वर्ड पर काफी फोकस कर रहा हूँ, इंड्यूस्ड बाय, इसको आप जरा अच्छे से समझ लीजिए। अगली जो हमने एग्जांपल करनी है उसमें इसका यूज होगा। ओके, तो हमने ये भी प्रूफ किया है चैप्टर नंबर 1 में कि एलपी जो मीट्रिक स्पेस है ये एक कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है। तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि ये अब नॉर्म स्पेस भी है तो इसलिए ये बनाक स्पेस है। ओके, नेक्स्ट स्पेस है एल पावर इंफिनिटी। एल पावर इंफिनिटी के मेंबर्स क्या हैं कि दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कि ये बाउंडेड सीक्वेंसेस हैं, हमें नहीं इससे कंसर्न नहीं है कि वो कन्वर्जेंट हैं नहीं हैं, जस्ट तमाम ऐसी सीक्वेंसेस हैं जो कि बाउंडेड हैं। अच्छा, ये एक नॉर्म स्पेस बनती है। नॉर्म किस तरह से डिफाइन किया जाए कि नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल सुप्रीमम ऑफ जे बिलोंग टू एन, एन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड एक्साई जे मॉड। क्योंकि अब मॉड ले चुके हैं तो ये अल्टीमेटली 0 या 0 से बड़े नंबर मिलने वाले हैं। अच्छा, ये तो नॉर्म है, इसकी मदद से जो मीट्रिक इंड्यूस होगा वो ये होगा डी ऑफ एक्स वाई इक्वल नॉर्म ऑफ एक्स माइनस। आप नोट कर रहे हैं हम तमाम जगह पर मीट्रिक जो इंड्यूस है उसको इस तरह से लिख रहे हैं, और ये होना भी ऐसे ही है। पीछे हम देख चुके हैं कि इंड्यूस्ड बाय नॉर्म जो मीट्रिक है वो इस तरह से डिफाइंड होता है। तो एक्स माइनस वाई नॉर्म इक्वल होगा सुप्रीमम जे फ्रॉम एन एक्साई जे माइनस ईटा जे मॉड। और ये बीइंग अ मीट्रिक स्पेस एक कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है, सो हम ये कह सकते हैं कि ये एक बनाक स्पेस भी है। नेक्स्ट है सी ऑफ ए बी, जो हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। सी ऑफ ए बी इज द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। इसको हम ये से मेंशन कर रहे हैं। अब ये भी एक नॉर्म स्पेस, और नॉर्म इस तरह से डिफाइंड है कि एक्स नॉर्म इक्वल मैक्सिमम टी फ्रॉम जे एंड एक्स ऑफ टी मॉड, यानी पॉजिटिव की फॉर्म में हम बात कर रहे हैं। और यहां से जो मीट्रिक इंड्यूस होगा डी ऑफ एक्स वाई इक्वल एक्स माइनस वाई नॉर्म, वो इस तरह से है कि maximum of t from j xij minus eta j mod। ओके, बीइंग अ मैट्रिक्स स्पेस ये कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये एक बनाक स्पेस है। ओके, अब बात करते हैं कुछ इनकम्प्लीट नॉर्म स्पेसेस की, कि जरूरी नहीं है कि हर नॉर्म स्पेस कंप्लीट हो। तो ये एक हमने स्पेस ली सी ऑफ ए बी। वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि बीइंग पोलिनोमियल्स जो हैं वो उनके तौर पर भी ये एक इनकम्प्लीट मैट्रिक्स स्पेस है, लेकिन एक ही सेट मैट्रिक स्पेस बन सकता है विद द डिफरेंट मैट्रिक्स। अगर हम इसी स्पेस सी ऑफ ए बी पर मैट्रिक इस तरह से डिफाइन करते हैं इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी मॉड एंड डी टी, तो ये मैट्रिक स्पेस कंप्लीट नहीं है। ओके, खैर हम पहले ये बात करते हैं कि क्या ये नॉर्म स्पेस है। इसी सी ऑफ ए बी पर हम इस तरह से नॉर्म डिफाइन करते हैं कि एक्स नॉर्म इक्वल इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 एक्स ऑफ टी मॉड एंड डी टी, क्या होगा। ओके, एक्स ऑफ टी मॉड डी टी, तो ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया एक्स नॉर्म नॉर्म फंक्शन जो डिफाइन किया, ये एक नॉर्म है, ये तमाम एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है। अच्छा, अब इससे जो मीट्रिक इंड्यूस होगा डी ऑफ एक्स वाई, वो ये है एक्स माइनस वाई नॉर्म।
जो कि इक्वल इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x of t minus y of t mod n dt। अच्छा, अब चैप्टर नंबर 1 में ये डिस्कस हो चुका है कि C of A B इज इनकम्प्लीट मीट्रिक स्पेस विद दिस मीट्रिक। हाँ, ये मैं फिर बता दूं कि ये जो स्पेस है ये एक मीट्रिक के लिए तो कंप्लीट है, लेकिन किसी और मीट्रिक के लिए जो यहाँ पर हमने डिफाइन कर रखा है इसके लिए ये इनकम्प्लीट मीट्रिक स्पेस है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये एक बनाक स्पेस नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एक थ्योरम है कि ट्रांसलेशन इनवेरिएंस की बात करें कि अ मीट्रिक इंड्यूस्ड बाय अ नॉर्म। अभी हम जो मीट्रिक की बात कर रहे हैं कि इंड्यूस्ड बाय नॉर्म, इंड्यूस्ड बाय नॉर्म, तो हर वो मीट्रिक जो किसी नॉर्म से इंड्यूस होगा वो इन दो कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करेगा, जिनको ट्रांसलेशन इनवेरिएंस की फॉर्म में बात करते हैं कि अगर आप उसको ट्रांसलेट कर दें तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्टेंस बिटवीन एक्स प्लस ए एंड वाई प्लस ए, अगर हम रियल लाइन पर बात करें, ये हमारे पास एक नंबर है x और ये नंबर है y। अगर हम इनको थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट कर दें, a हमने उसी में से कोई एक नंबर ले रखा है, तो यहाँ पर होगा x प्लस ए, जितना आगे यहाँ जाएंगे उतना ही आगे y प्लस ए होगा। तो अगेन जितना डिस्टेंस x और y के दरमियान है उतना ही डिस्टेंस x प्लस ए और y प्लस ए के दरमियान होगा। तो हर वो मीट्रिक जो किसी नॉर्म से इंड्यूस होगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और इसी तरह से d of alpha x alpha y should be equal to alpha mod d of x y। ये हमारे पास एक थ्योरम है जो हमें ये कंफर्म करता है कि अगर एक मीट्रिक किसी नॉर्म से इंड्यूस है तो जरूरी है कि वो इन दो कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करे। ओके, अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि कैन एवरी मीट्रिक ऑन अ वेक्टर स्पेस बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नॉर्म, कि क्या हर मीट्रिक जो है वो किसी ना किसी नॉर्म से इंड्यूस होता है? तो इसका आंसर है नो। क्यों भला? हम एक स्पेस लेते हैं एस। एस स्पेस जो है ये स्पेस ऑफ ऑल सीक्वेंसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। इसके जो मेंबर्स हैं वो सारे सीक्वेंसेस हैं, चाहे वो कन्वर्जेंट हो, डाइवर्जेंट हो, बाउंडेड हो, अनबाउंडेड हो, हर तरह की जितनी भी सीक्वेंसेस हैं उनकी कलेक्शन को हमने सेट एस से डिनोट कर रखा है। चैप्टर नंबर 1 में ये डिफाइन किया गया है कि ये जो डी ऑफ एक्स वाई है, इस तरह से अगर डिफाइन किया जाए कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल समेशन जे फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1 over 2 power j and multiply with xi j minus eta j mod over 1 plus xi j minus eta j mod। तो ये एक मीट्रिक है, मीट्रिक की चारों एक्सियम्स ये फंक्शन भी सेटिस्फाई करता है। अच्छा, अब ये मीट्रिक तो है, लेकिन हमारा क्लेम ये है कि ये एक ऐसा मीट्रिक है जो किसी नॉर्म से इंड्यूस नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगर ये किसी नॉर्म से इंड्यूस होता तो ये इन दोनों कंडीशंस को तो सेटिस्फाई करता, जबकि ये इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता। यानी अगर हम इसमें चेक करें कि इस डी के लिए कि डी ऑफ, अगर जस्ट अल्फा एक्स अल्फा वाई को ही चेक कर लें, अल्फा एक्स अल्फा वाई, दैट विल नॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा एंड डी ऑफ एक्स वाई, क्योंकि यहाँ पर ये 1 ऐड हो रहा है। ओके, तो चूंकि ये एक्सियम्स ऊपर वाले सेटिस्फाई नहीं, थ्योरम की स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस मैट्रिक is not induced sorry this matrix is not induced from any norm। किसी भी नॉर्म से इस मैट्रिक को इंड्यूस नहीं किया जा सकता। ओके, अब हम बात करते हैं कि सब स्पेस ऑफ अ नॉर्म स्पेस और सब स्पेस ऑफ अ बनाक स्पेस से क्या मुराद है। कि हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस में हम बात कर चुके हैं कि मीट्रिक स्पेस का कोई भी सबसेट अगर हम उस मीट्रिक को भी रिस्ट्रिक्ट कर लें तो वो एक सब स्पेस बनाता है, मीट्रिक सब स्पेस होती है। अब अगर हमारे पास एक नॉर्म स्पेस हो और हम उसका एक सबसेट लें y, तो अगर उस पर वही नॉर्म डिफाइंड हो तो हम ये कहते हैं कि वो जो सेट y है वो एक नॉर्म सब स्पेस है। अ सब स्पेस y ऑफ अ नॉर्म स्पेस x इज अ सब स्पेस ऑफ x कंसीडर्ड एज अ वेक्टर स्पेस। उसे वेक्टर सब स्पेस भी होना चाहिए और साथ ही साथ उस पर वही नॉर्म रिस्ट्रिक्ट किया जाए जो सेट x पर है। ओके, तो इस नॉर्म को हम कहते हैं कि दिस नॉर्म इज इंड्यूस्ड बाय द नॉर्म ऑन एक्स। इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में लिख जाता हूँ कि ये है हमारे पास सेट एक्स जो कि एक नॉर्म स्पेस है, तो अल्टीमेटली ये एक वेक्टर स्पेस भी है। इसके अंदर ही एक सेट लें y जो कि वेक्टर सब स्पेस हो। हर सबसेट नॉर्म सब स्पेस नहीं बनने वाला, बल्कि हम सिर्फ उन्हीं सबसेट्स की बात करेंगे जो ऑलरेडी वेक्टर सब स्पेसेस हों।
ओके, अब जिस तरह से एक फंक्शन डिफाइन किया गया है सेट एक्स से सेट ऑफ रियल नंबर्स की तरफ, ये अगर रियल लाइन ड्रा की जाए तो यहाँ सेट एक्स के तमाम मेंबर्स रियल नंबर्स पर मैप हो रहे हैं, सेट वाई के मेंबर्स भी रियल नंबर पर मैप हो रहे हैं। तो अगर हम सिर्फ सेट वाई को ही कंसीडर करें तो सेट वाई के जो मेंबर्स हैं वो भी तो रियल नंबर पर ही मैप हो रहे हैं। तो हम फंक्शन को सिर्फ अगर सेट वाई तक ही रिस्ट्रिक्ट कर लें तो हम ये कह सकते हैं कि दिस सेट वाई इज अ नॉर्म स्पेस, और इसको हम कहेंगे नॉर्म सब स्पेस। ओके, और अगर y हमारे पास क्लोज्ड हो, क्लोज्ड इन सेंस ऑफ मीट्रिक है, ये इसमें थोड़ा सा आपको याद रखना होगा कि जब हम नॉर्म स्पेस की बात कर रहे हैं तो इसमें हम एडिशन भी डिफाइन कर रहे हैं, इसमें हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन कर रहे हैं, इसमें हम डिस्टेंस भी डिफाइन कर रहे हैं, और इसमें हर एक एलिमेंट की लेंथ भी डिफाइन कर रहे हैं। क्योंकि नॉर्म है तो इसके पीछे वो वेक्टर स्पेस भी है, वो मीट्रिक स्पेस भी है, वो एक अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप भी है। ओके, तो अगर y क्लोज्ड है, तो अगर ये क्लोज्ड है तो इसका मतलब ये है कि बी द मीट्रिक स्पेस ही क्लोज्ड है ना। नॉर्म में अपना तो कोई क्लोज नहीं है, वेक्टर स्पेसेस में तो क्लोज सबसेट नहीं होते। तो चूंकि वो एक मीट्रिक स्पेस है तो बीइंग अ मीट्रिक स्पेस अगर y उसका एक क्लोज्ड सबसेट है, यानी एक ऐसा सबसेट है जिसका कंप्लीमेंट ओपन सेट है, तो फिर हम ये कहते हैं कि दिस सेट y इज क्लोज्ड सब स्पेस ऑफ x। अच्छा, बात करते हैं बनाक स्पेस की। अच्छा, बनाक में एक क्राइटेरिया और शामिल हो जाता है कि वो कंप्लीट भी होती है मैट्रिक्स स्पेस। सो अ सबस्पेस Y ऑफ अ बनाक स्पेस X इज द सबस्पेस ऑफ X कंसीडर्ड एज अ नॉर्म स्पेस। यानी उसी तरह से अगर आप बनाक स्पेस को एक नॉर्म स्पेस ही लेकर चलें तो जैसी नॉर्म स्पेस की सब स्पेस है वही उस बनाक स्पेस की सब स्पेस भी होगी। तो यहाँ ये बात याद रहे कि वी डू नॉट रिक्वायर y टू बी कंप्लीट। y एक सबसेट है और उस सबसेट का बीइंग अ मैट्रिक्स स्पेस कंप्लीट होना जरूरी नहीं है। बाज बुक्स में कंप्लीट की रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जाती है, लेकिन हमारे पास जो डॉक्टर अब्दुल मजीद और एरवन क्रिस्जिक की बुक है उसमें ये कंडीशन नहीं लगाई गई, यानी y कंप्लीट हो भी सकता है ना भी हो, फिर भी हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द सब स्पेस ऑफ द बनाक स्पेस। ओके, नेक्स्ट है कि सब स्पेस y ऑफ अ बनाक स्पेस x इज कंप्लीट। कि कब सब स्पेस ऑफ बनाक स्पेस जो है वो कंप्लीट हो सकती है, तो उसके कंप्लीट होने के लिए जरूरी है कि वो जो सबसेट है वो एक क्लोज सबसेट हो, और ये इफ एंड ओनली की कंडीशन के साथ है। ओके, आई थिंक आज हमें इसे यहीं पर ही वाइंड अप करना चाहिए। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह इससे अगले लेक्चर में कल डिस्कस करेंगे।